नमस्कार, मैं डॉक्टर सुषमा पांडे, सह आचार्य राजनीति विज्ञान। आज के व्याख्यान में सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम जिस विषय को लेकर बातचीत करने वाले हैं वह विषय हीगल की द्वंद्वात्मक पद्धति की विशेषताओं, आलोचना और गुणों से जुड़ा हुआ है। पिछले व्याख्यान में हम हीगल के ही संदर्भ में द्वंद्वात्मक पद्धति की बात कर चुके हैं और द्वंद्वात्मक पद्धति को हीगल ने किस तरह से वाद, प्रतिवाद और संवाद की त्रयी जो व्याख्या करके हमारे सामने यह बताने का प्रयास किया है कि विकास की प्रक्रिया किस रूप में बढ़ती है और किस दिशा की ओर वह आगे जाती है और किस तरह से वो पीछे घटती है। यह जो क्रम है ये किस तरह से आगे पीछे होता रहता है। तो हीगल ने जिस तरह से ये माना है कि इस संसार में जो जो विकास है वो एक संघर्ष का परिणाम होता है और इसके लिए उन्होंने विभिन्न उदाहरण भी दिए हैं और वाद, प्रतिवाद और संवाद की प्रक्रिया को समझाने का प्रयास किया है। हम हीगल की उसी द्वंद्वात्मक पद्धति की विशेषताओं को लेकर आरंभ कर रहे हैं कि विशेषताओं के संदर्भ में हीगल ने क्या कहा है जो कि द्वंद्वात्मक पद्धति से जुड़ी हुई हैं। तो पहली विशेषता जो कि द्वंद्वात्मक पद्धति को लेकर हीगल स्पष्ट करते हैं उसमें वो कहते हैं कि संघर्ष ही विकास का निर्धारक होता है। यानी द्वंद्वात्मक पद्धति की जो मूल मान्यता है कि प्रगति या विकास दो परस्पर विरोधी वस्तुओं या शक्तियों में द्वंद्व या संघर्ष का परिणाम होता है। वस्तुतः व्यक्ति और समाज का विकास सीधी रेखा में नहीं होता। और यदि हम हीगल के शब्दों में कहें तो हीगल ने कहा है कि मानव सभ्यता की जो प्रगति है एक सीधी रेखा के रूप में नहीं हुई है, बल्कि इसकी प्रगति लगभग बवंडर के धक्के खाते हुए जलपोत की तरह टेढ़ी मेढ़ी होती है। तो इस तरह से अगर हम कहें तो हीगल की जो द्वंद्वात्मक पद्धति की जो पहली बात है उसमें वो मानते हैं कि संघर्ष के माध्यम से ही जो है सभ्यता और मानव समाज की जो प्रगति हुई है और यह जो प्रगति है वो सीधी रेखा के रूप में न होकर के बल्कि टेढ़े मेढ़े रूप में देखने को मिलती है। दूसरी बात जो द्वंद्वात्मक पद्धति को लेकर हीगल ने बताई है जो कि उसकी विशेषता के रूप में जानी जाती है कि यह जो पद्धति है स्वतः प्रेरित और स्वतः संचालित है। यानी हीगल कहते हैं कि इस पद्धति की मुख्य विशेषता इसमें स्वतः संचालन होने का गुण होता है और इसकी स्वतः चलायमान होने की शक्ति का आधार उसमें निहित अंतःविरोधी संघर्ष की प्रवृत्ति है। वाद धीरे धीरे स्वतः ही प्रतिवाद बन जाता है और प्रतिवाद स्वतः ही संवाद बन जाता है और संवाद नया वाद बनकर प्रतिवाद को जन्म देने के लिए बाध्य होता है। हीगल ने इसे ऐतिहासिक आवश्यकता के रूप में हमारे सामने स्पष्ट किया है। तीसरी विशेषता जो कि हीगल अपनी द्वंद्वात्मक पद्धति को लेकर बताते हैं उसमें उनका कहना है कि यह जो पद्धति है यह सत्य के अन्वेषण का अद्वितीय तरीका है। तो जैसा मैंने अभी आपको कहा कि द्वंद्वात्मक पद्धति को लेकर के हीगल ने न केवल सभ्यता और की प्रगति और संघर्ष के रूप को प्रस्तुत किया है बल्कि द्वंद्वात्मक पद्धति को हीगल ने सत्य के अन्वेषण का एक व्यवस्थित नियम भी बताया है। हीगल ने यह दर्शाया कि किसी भी वस्तु की वास्तविकता एक वस्तु की उसकी प्रतिकूल वस्तु से तुलना के द्वारा ही की जा सकती है। अतः भलाई का अस्तित्व इसलिए है क्योंकि बुराई का अस्तित्व है। साथ ही साथ वो एक बात और भी कहते हैं इसके साथ कि गर्मी का अस्तित्व क्यों है, क्योंकि सर्दी का है। तो इस तरह से अपनी द्वंद्वात्मक पद्धति की कई विशेषताएं हमारे सामने हीगल ने प्रस्तुत की जो कि उनके विचारों से हमें स्पष्ट होती हैं। तो द्वंद्वात्मक पद्धति की विशेषता बताते हुए राइट ने ठीक लिखा है, अपनी बात को स्पष्ट करते हुए कहा है कि द्वंद्वात्मक विशुद्ध तर्क की अत्यंत निराकार धारणा से प्रारंभ होता है और इसकी समाप्ति विचार के अत्यंत साकार रूप, अपनी पूर्ण व्यापकता तथा सकारता के साथ निरपेक्ष बुद्धि के दर्शन में होता है। इसी के साथ ही डायल के अनुसार माना गया है कि द्वंद्वात्मक पद्धति द्वारा हीगल ने ऐसी व्यवस्था को लागू किया है जिसके द्वारा मस्तिष्क विकास की प्रक्रिया का अध्ययन कर सकता है। तो इस तरह से हमने अभी बातचीत की कि हीगल की द्वंद्वात्मक पद्धति की मूल विशेषताएं कौन सी है। अब हम चर्चा करने वाले हैं कि द्वंद्वात्मक पद्धति की इन विशेषताओं के साथ ही साथ किस रूप में
विभिन्न विद्वानों द्वारा हीगल के इस द्वंद्वात्मक पद्धति की आलोचना की गई है। यद्यपि बौद्धिक प्रक्रियाओं को समझने की दृष्टि से हीगल की इस पद्धति को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है, लेकिन इसकी विभिन्न दृष्टिकोणों से आलोचना भी की गई है। और ये आलोचना किन रूप में की गई है, कौन से दोष हैं जो कि आलोचकों द्वारा हीगल की द्वंद्वात्मक पद्धति को लेकर के कहे गए हैं। तो पहली बात जो आलोचना के रूप में हम देख सकते हैं कि विभिन्न वस्तुओं में विरोध की अनावश्यक कल्पना इस पद्धति में की गई है। आलोचकों का कहना है कि द्वंद्वात्मक पद्धति द्वारा हीगल ने विभिन्न वस्तुओं में विरोध की अनावश्यक कल्पना की है। हीगल जहाँ जहाँ थोड़ी भिन्नता देखता है वहाँ तुरंत द्वंद्वात्मक विरोध की कल्पना कर लेता है और वाद प्रतिवाद तथा संवाद के त्रिकोण की स्थापना में लग जाता है। यहाँ पर बर्ट्रैंड रसल कहते हैं कि निर्धनता और संपन्नता दो परस्पर विरोधी नहीं बल्कि दो विभिन्न स्थितियां भी हैं, लेकिन वह इन्हें परस्पर विरोधी मान लेता है। ऐसा उन्होंने हीगल की द्वंद्वात्मक पद्धति को लेकर के कहा है। दूसरी आलोचना कही गई है कि यह एक अस्पष्ट पद्धति है। आलोचकों के अनुसार हीगल की जो पद्धति है वो अस्पष्ट एवं क्लिष्ट है, यानी कठिन है। उसके द्वंद्व की अस्पष्टता को उसके द्वारा प्रस्तुत समाज और परिवार व कला और धर्म के उदाहरणों में देखा जा सकता है। हीगल के अनुसार परिवार का प्रतिवाद समाज है, जबकि परिवार के समस्त गुण प्रेम, स्नेह, एकत्व आदि समाज में जाकर नष्ट नहीं होते, बल्कि समाज तो परिवार का विकसित रूप ही नहीं बल्कि एक विराट रूप होता है। इसी प्रकार कला का विरोधी धर्म का होना पूर्ण अनुचित लगता है। यह कहना बहुत कठिन है कि कला और धर्म आपस में विरोधी तत्व हैं। तो इस तरह से आलोचकों ने हीगल की इस पद्धति को अस्पष्ट और क्लिष्ट माना है। तीसरी आलोचना जो कि हीगल की द्वंद्वात्मक पद्धति को लेकर की गई है, उसमें कहा गया है कि इसमें पारिभाषिक शब्दों का अस्पष्ट प्रयोग किया गया है। इस पद्धति की आलोचना करते हुए सेबाइन ने लिखा है कि हीगल ने विभिन्न पारिभाषिक शब्दों का, जिनकी परिभाषा करना कठिन है, बड़ी अस्पष्टता से प्रयोग किया है। उदाहरण के लिए हम दो शब्दों विचार और अंतर्विरोध को ले सकते हैं। हीगल के अनुसार प्रत्येक प्रगतिशील सामाजिक परिवर्तन धर्म, दर्शन, अर्थशास्त्र, विधि अथवा राजनीति का परिवर्तन विचार में उन्नति के कारण होता है। यह प्रयोग संयोगवश नहीं किया गया, बल्कि उसकी तत्व मीमांसा और द्वंद्वात्मक पद्धति के कारण आवश्यक था। तो हीगल का आदर्शवाद मस्तिष्क की प्रक्रिया को प्रकृति की प्रक्रिया के साथ समीकृत करने पर निर्भर था। उसकी द्वंद्वात्मक पद्धति इस बात पर निर्भर थी कि विचार के नियम को ऐसे समस्त विषयों के ऊपर लागू कर दिया जाए जिसमें प्रक्रिया एक अनिवार्य विशेषता होती है और समस्त परिवर्तन विचार की प्रेरणा के फलस्वरूप होते हैं। लेकिन जहाँ तक विरोध का प्रश्न है तो आलोचक कहते हैं कि जिन शब्दों का प्रयोग हीगल द्वारा किया गया है उन शब्दों को ठीक ठीक अर्थ या तो तार्किक आधार पर दिया जाना चाहिए था, या उनका जो संबंध है विज्ञान और दर्शन में जो नए नए परिवर्तन होते हैं उनके साथ जोड़ा गया है, और साथ ही साथ उनका एक कारण नहीं कहा जा सकता कि जो भी बदलाव देखने को मिलते हैं वो अंतर्विरोधों के कारण ही संभव हुए हैं। तो कुछ जो शब्दावली या जो पारिभाषिक शब्दों का जो प्रयोग अस्पष्ट रूप में हीगल प्रस्तुत करते हैं वह विरोधाभास उत्पन्न करता है। और अंतिम बात जो कि हीगल के द्वंद्वात्मक पद्धति को लेकर कही गई है कि इसमें वैज्ञानिकता का अभाव है। आलोचकों का ये मानना है कि द्वंद्वात्मक पद्धति में वैज्ञानिकता का अभाव है। इसमें किसी भी वस्तु को मनमाने ढंग से वाद और किसी को प्रतिवाद के रूप में माना जा सकता है। अतः इस पद्धति के अनुसार किसी भी अच्छी व्यवस्था को बुरी और बुरी व्यवस्था को अच्छी सिद्ध किया जा सकता है। लेकिन इन सभी आलोचनाओं और कमियों के बावजूद हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि द्वंद्वात्मक पद्धति की कुछ गुण भी हैं, कुछ मूल ऐसी बातें हैं जो कि हम उनको अस्वीकार नहीं कर सकते। तो पहले अगर हम गुण की चर्चा करें तो हीगल की जो द्वंद्वात्मक पद्धति है उसके द्वारा वस्तुओं के यथार्थ स्वरूप को समझने में मदद मिलती है। वस्तुओं के विरोधी तत्वों
वाद प्रतिवाद को समझने से असली स्वरूप उभर करके सामने आता है। दूसरा गुण, इस पद्धति से यह भी स्पष्ट होता है कि मानव सभ्यता का जो विकास है कोई आकस्मिक घटना नहीं है, बल्कि हीगल का जो द्वंद्ववाद है मानव सभ्यता के विकास की एक नवीन धारणा भी प्रस्तुत करता है। अगली जो मूल बात, जो गुण हमें देखने को मिलता है द्वंद्वात्मक पद्धति के द्वारा, उसमें इस बात को स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि सभ्यता का जो विकास है वह प्रगति की दिशा में अनेक उतार चढ़ाव के साथ होता है और प्रगति की रेखा सपाट न होकर टेढ़ी मेढ़ी होती है, जबकि पूर्व में यह माना जाता था कि सभ्यता का विकास सरल रेखा में निरंतर उन्नति के पथ पर होता है। तो इस तरह से हीगल द्वारा द्वंद्वात्मक पद्धति के माध्यम से जो प्रतिपादित विकास का नियम अधिक तार्किक इस रूप में प्रस्तुत किया गया है। और सबसे और महत्वपूर्ण और अंतिम बात कि हीगल की यह जो पद्धति है वो मानव की बौद्धिक क्रियाओं के मनोविज्ञान को समझने में बहुत ही सहायक है। और रसेल इस बारे में कहते हैं कि हीगल की पद्धति मानव मन की कार्य प्रणाली को सुचारू रूप से चित्रित करती है, क्योंकि कई बार मानव मन इसी प्रकार के विरोधों के मार्ग से आगे बढ़ता है। तो इस तरह से आज हमने बात की हीगल की द्वंद्वात्मक पद्धति की विशेषताओं की, आलोचना की और उसके गुणों की। आज का यह जो व्याख्यान है हम यही समाप्त करते हैं। अगले व्याख्यान में हम एक नए बिंदु, एक नए विषय के साथ आपसे पुनः बातचीत करेंगे। तब तक आप सभी का धन्यवाद।